चार गोरी ननद और काली भाभी की पहली राखी। भाभी, हम चारों माफी के काबिल तो नहीं, मगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए भाभी। भाभी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। ननद भाभी के रिश्ते को समझ नहीं सके, मगर आज राखी के दिन क्या हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं? अपनी भाभी को राखी बांधने की ख्वाहिश के लिए सौम्या की चारों ननद डबडबाई आंखों से उसे देखती हैं। तभी सौम्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है। कौशल्या और यश सामने बैठे ये देख रहे थे। आखिर क्या वजह है कि भाई के होते हुए अहाना, नताशा, पल्लवी और काव्या अपनी भाभी को राखी बांध रही हैं? आखिर बीते समय में उन चारों से कौन सी गलती हुई थी जिसके लिए वो अपनी भाभी से माफी मांग रही हैं? मम्मी, ये देखो, ये लड़की भैया के साथ अच्छी लगेगी। ये गोरी और सुंदर भी है और हम चारों की तरह मॉडर्न भी। अरे क्या बातें हो रही हैं? भैया, अच्छा हुआ जो आप भी आ गए। ये देखिए, आपकी बहनें आपके लिए शादी.com पर भाभी ढूंढ रही हैं और हम चारों ने आपके लिए ये लड़की सेलेक्ट की है। रिचा नाम है इसका। इसके साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आप दोनों परफेक्ट कपल लगोगे। अरे अरे, तुम चारों अपने भाई को भी तो बोलने का मौका दो। क्या हुआ यश बेटा, अगर तेरे दिल में कोई है तो अपनी माँ को बेझिझक बोल दे बेटा, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ, उसका नाम सौम्या है और मैं मेरी जिंदगी में उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। अपने बेटे यश की खुशी के लिए कौशल्या उसकी शादी सौम्या से कर देती है। सौम्या बहुत ही गरीब घर से होती है, साथ ही वो बहुत ही काली होती है, जबकि उसकी चारों ननद बहुत ही गोरी, सुंदर और घमंडी होती हैं। इसलिए वह अपनी भाभी के काले रंग से चिढ़कर कहती हैं, नताशा, काव्या, पल्लवी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये तारकोल जैसी दिखने वाली हमारी भाभी है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता। मैंने तो सुना था कि प्यार अंधा होता है, मगर आज देख भी लिया। पता नहीं भैया को इस ब्लैक ब्यूटी वॉल पुट्टी के प्यार में वो कैसे पड़ गए। सौम्या बहू, अपने शुभ पैरों से गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जी माँ जी। अरे आहाना, नताशा, पल्लवी, काव्या, तुम चारों ने तो अपनी भाभी के लिए बहुत कुछ अरेंज किया था, फिर कहाँ जा रही हो? हाँ, ये सब अरेंजमेंट हमने ये सोचकर किया था कि हमारी भाभी गोरी सुंदर होगी। क्या पता था कि हमारी भाभी जली हुई उपली होगी। हाँ। इस तरह से सौम्या की चारों गोरी ननद उसके काले रंग की बेइज्जती करके चली जाती हैं। बहू, तू अपनी ननद की बातों को दिल से मत लगाना। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ननद भाभी में ऐसी खट्टी मीठी नोक-झोंक तो होती रहती है। इस घर में तो मुझे जगह मिल गई, बस अब मुझे अपनी चारों ननद के दिल में जगह बनानी होगी। फिर सौम्या यश से अपनी चारों ननद की पसंद नापसंद पूछ लेती है और सुबह उनके लिए चाय नाश्ता लेकर कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी ननद, चलो जल्दी से उठ जाओ। देखो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाकर लाई है। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और नीचे आ जाओ, तुम चारों के लिए गिफ्ट्स हैं। सुना तुम तीनों ने हमारी काली भाभी अपनी गोरी ननद के लिए गिफ्ट्स लाई हैं। एक बार फिर अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर वो रोते हुए कहती है, मैं तुम चारों के साथ दिल से भाभी होने का रिश्ता निभा रही हूँ और तुम मेरे काले होने का मजाक बना रही हो। काले लोगों के सीने में भी दिल होता है। आहाना, उन्हें भी बुरा लगता है जब कोई उनकी बेइज्जती करता है। तुम चारों गोरी और सुंदर हो, इसलिए तुम्हें खुद पर घमंड है, मगर इतना घमंड अच्छा नहीं। सौम्या की बातों से गुस्से में आकर उसकी गोरी घमंडी ननद अपनी जूठी गरम चाय उसके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे सौम्या का चेहरा जल जाता है। माँ, मेरा चेहरा! लगता है कोई आ रहा है। अगर इस टेमरिंडा की आवाज कमरे से बाहर गई तो माँ और भैया से हमें डांट खानी पड़ेगी। तो क्या करें? सौम्या जलन और दर्द से तड़पते हुए रोती है। वहीं उसकी चारों गोरी घमंड ननद उसे रोता हुआ देखकर खुश होकर गाना गाती हैं। तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। यश, आहाना, नताशा, काव्या, पल्लवी, क्या हो रहा है अंदर? कुछ नहीं भैया, हम चारों अंताक्षरी खेल रहे हैं। आज तो बाल बाल बच गए।
अबे ओ बिल्ली रानी खड़ी क्या है, ये कप प्लेट उठा और दफा हो हमारे कमरे से। घर परिवार बिखर ना जाए ये सोचकर सौम्या अपने सास और पति को कुछ नहीं बताती, जिससे अब हर दिन सौम्या की चारों ननद उस पर बहुत अत्याचार करती। कभी उसका हाथ जलाती तो कभी पैर कुचलती। अब सौम्या की शादी को 1 साल हो जाता है। सौम्या बहू, 2 दिन बाद हरियाली तीज है। शादी के बाद ससुराल में ये तुम्हारी पहली तीज है। अपने लिए चूड़ी, साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीद कर ले आओ। माँ जी, राखी भी आने वाली है। मैं सोच रही थी मैं और मेरी चारों ननद एक साथ ही खरीदारी कर लेते। हम तुम जैसी काली भाभी के साथ जाकर सारे बाजार अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। अहाना, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? अहाना ठीक ही कह रही है मम्मी, हम इस टैमरिंडा के साथ कहीं भी जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सौम्या अकेले ही बाजार आकर तीज की खरीदारी करके घर जाने लगती है। तभी रास्ते के बीच सड़क पर वह अपनी चारों ननद को एक कार के ऊपर केक काटते देखती है। उनके हाथों में शराब की बोतलें भी होती हैं और मोंटी और रॉकी नाम के 2 लड़के होते हैं। घर आने पर सौम्या अपनी ननद को समझाती है। अहाना, नताशा, काव्या, पल्लवी, मैंने तुम्हें बीच सड़क पर लड़कों के साथ देखा था। वो लड़के मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। 2 कौड़ी की काली कलूठी, अब तू हमारी जासूसी कर रही है। अब क्या तू माँ और भैया से हमारी चुगली करेगी? नहीं पल्लवी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए तुम चारों का बुरा नहीं चाहती। बंद कर ये ढोंग, तुझे तो मैं बताती हूँ। पल्लवी गुस्से में अपनी भाभी का गला दबाने लगती है। पल्लवी क्या कर रही है? छोड़ इसे। माँ और भाई को पता चला ना तो तेरे साथ साथ हमारी भी लंका लगेगी। 2 दिन बाद तीज का दिन होता है। सौम्या भूखी प्यासी रहकर निर्जला व्रत रखती है और हरियाली तीज की पूजा करके मंदिर से लौट रही होती है। तभी एक ट्रक तेजी में उसके सामने आता है, जिसमें से मोंटी और रॉकी उसकी ननद अहाना और नताशा को बाहर फेंकते हैं और उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए होते हैं। बहुत शौक है तुमको छोटे कपड़े पहनकर जिस्म दिखाने का। अब पूरी दुनिया तुम दोनों को इस फटे कपड़े में देखेगी। मोंटी चल, जल्दी से फेंक दे सालियों को। ये नज़ारा देखकर सौम्या के हाथों से पूजा की थाली छूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो भागती हुई अपने सर पर ओढ़ी हुई सुहाग की चुनरी अपनी दोनों ननद को उड़ाकर उन्हें गले लगा लेती है। अहाना, नताशा, तुम दोनों ठीक तो हो? सौम्या की ननद को इस हाल में देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं और फिर बस कीजिए आप सब। 2 गुंडे आप सब के सामने एक लड़की को इस हाल में फेंक कर चले गए और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आप में से किसी की बहन, बहू या बेटी होती तो क्या तब भी आप सब धृतराष्ट्र की तरह अंधे बनकर खड़े रहते? सौम्या की फटकार ने सोए हुए समाज को बड़े रोष से भर दिया, जिसके बाद मोंटी और रॉकी जनता की मार से बच ना सके। मगर इस घटना ने सौम्या की चारों ननद का घमंड चकनाचूर कर दिया और कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन का दिन आ गया। यश सोफे पर बैठकर बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहनों से राखी बंधवाने का इंतजार कर रहा था। तभी चारों राखी की थाली सजाए हुए आंखों में पछतावे के आंसू भरकर अपनी भाभी के पास आती हैं। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। वैसे तो राखी का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार है, मगर हमारी ढाल बनकर आपने उस दिन हमारी रक्षा की और हमारी इज्जत भी बचाई, इसलिए हम आपके कर्जदार हैं। आज राखी के इस दिन आपकी ननद को अपनी कलाई पर राखी बांधने का हक दे दीजिए भाभी। ये सुनकर सौम्या अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और फिर सौम्या की चारों ननद खुशी से भरकर भाभी की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसे टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करते हुए उसका मुंह मीठा कराती है। शादी के बाद ससुराल में ये मेरी पहली राखी है। तुम चारों के मन में अपने लिए नफरत भरी देखकर मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कैसी अभागन भाभी हूँ, मगर आज इस राखी के धागे के साथ मेरे ननद भाभी के रिश्ते को मजबूत डोर से भगवान ने बांधा है। ये रिश्ता यूं ही बना रहे। ऐसा कहकर सौम्या अपनी चारों ननद को गले से लगा लेती है और ये उस बदकिस्मत काली भाभी के लिए खुशियों भरा एहसास था। गीता, और कितना समय लगेगा? मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। सेठ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या भैया, आप 2 मिनट नहीं रुक सकते? रक्षाबंधन पर काम पर कौन जाता है? गीता, तुम तो जानती हो ना, अगर मैं एक दिन भी छुट्टी करूंगा तो मेरी एक दिन की दिहाड़ी मुझे नहीं मिलेगी। मैं वैसे ही बड़ी मुश्किलों से ये घर चला पा रहा हूँ। माँ और बाबूजी के जाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है।
मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी दिन किसी भी चीज की परेशानी हो। भैया मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला है। चलिए अब हाथ आगे बढ़ाइए, मुझे आपको राखी बांधनी है। देखो ये राखी मेरे भैया के हाथ पर कितनी सुंदर लग रही है। वो तो है, चलो अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, पहले मेरा तोहफा लाओ। मैं तो तुम्हारा तोहफा लाना भूल ही गया। कोई बात नहीं, अगले रक्षाबंधन पर तोहफा ले लेना। भैया ये गलत बात होती है, आप मेरा तोहफा कैसे भूल सकते हो। इसमें भूलने की क्या बात है, भला कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए रक्षाबंधन का तोहफा लाना भूल जाऊं। मैं तो मजाक कर रहा था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। भैया ये तो वही पायल है जो मुझे उस दिन मेले में पसंद आई थी, लेकिन ये आपको कैसे पता। भला कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी बहन को कोई चीज पसंद आए और वो मुझे ना पता हो। मैंने देख लिया था कि पायल तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि इस रक्षाबंधन पर मैं तुम्हें वही दूंगा। थैंक यू भैया। इतना कहकर गीता अपने भाई अनुज को गले से लगा लेती है। भाई बहन का रिश्ता सच में बड़ा ही प्यारा होता है। किसी भी भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ज्यादा पवित्र होता है। एक तरफ जहां अनुज और गीता जैसे भाई बहन साल भर रक्षाबंधन का इंतजार करके खुशियों के साथ ये त्योहार मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मोनिका और रणवीर जैसे भाई बहन होते हैं जहां भाई पूरे साल रक्षाबंधन का इंतजार करता है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन भी बहन के पास अपने भाई को राखी बांधने का समय नहीं होता। मोनिका ये तुम रेडी होकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना आज रक्षाबंधन है। कम से कम आज तो अपने भाई के इस सूनी कलाई पर राखी बांध दो। आप जानते हो ना मुझे ये रक्षाबंधन का तोहफा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक धागे का टुकड़ा बांधने से क्या होता है। प्लीज मुझे इन सब चीजों के लिए मत बोला करिए। मोनिका ये तुम्हारे लिए भले ही एक धागे का टुकड़ा है, लेकिन मेरे लिए इस धागे से पवित्र और कुछ भी नहीं है। मुझे ये बकवास सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। मोनिका अपने भाई रणवीर को बिना राखी बांधे कॉलेज चली जाती है और बेचारा रणवीर अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सूनी कलाई को देखकर रो रहा होता है। मोनिका और गीता दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इसी कॉलेज में विजय और रोहित नाम के दो भाई भी पढ़ते थे। विजय गीता को पसंद करता था और रोहित मोनिका को। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद दोनों ही भाई अपने अपने घरों में गीता और मोनिका के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद विजय और रोहित की मां शांति मोनिका और गीता दोनों के ही घर में रिश्ता लेकर आती है और शादी तय कर देती है, जिसके कुछ ही महीनों बाद गीता और मोनिका दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती हैं। अरे गीता बहू, तूने ये इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है। हम बड़े मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, तो तुझे ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हटा इस घूंघट को। लेकिन माँ जी, घूंघट करना तो हमारे संस्कार है ना। मम्मी जी, आप किस गवार को हमारे घर की बहू बनाकर ले आई। भला इस जमाने में कौन घूंघट करता है। घूंघट करना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी घूंघट करना शुरू कर दो। मैं शहर की रहने वाली एक मॉडर्न लड़की हूँ, मुझे घूंघट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो प्लीज अपनी गवार वाली एडवाइस अपने पास ही रखो, समझी। बस भी करो तुम दोनों, क्या घूंघट और मॉडर्न लगा रखा है। अब दोनों बहस ही करती रहोगी या घर के अंदर प्रवेश भी करोगी। शोभा के कहने पर मोनिका और गीता चुप हो जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। शादी के बाद जहां गीता पूरा दिन सर पर घूंघट रखकर घर के सारे काम संभालती है, वहीं मोनिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब, डिस्को, शॉपिंग वगैरह जाती है और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से अपनी जिंदगी जीती है। शोभा भी मॉडर्न ख्यालात की होती है, इसलिए वो मोनिका को बिल्कुल भी नहीं रोकती, बल्कि अपनी घूंघट वाली बहू को घूंघट में रहने की वजह से हमेशा ताने देती है। मिल गया सुकून तुझे, एक और फ्लावर पॉट तोड़कर। तेरे घूंघट ने अभी तक मेरे हजारों रुपए का नुकसान कर दिया है। कब से कह रही हूँ घूंघट करना छोड़ दे, लेकिन नहीं, तू तो मानती ही नहीं। अपने संस्कार को लेकर बैठी है। माँ जी, संस्कार को कैसे छोड़ दूं? हम सबको अपने संस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। मम्मी जी, मुझे तो लग रहा है कि ये अपने संस्कारों से एक दिन आपको और मुझे पागल कर देगी। कौन से संस्कार, किसके संस्कार? आजकल संस्कार वंस्कार कुछ भी नहीं होता है, समझी। लेकिन क्या? मोनिका बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कितनी मॉडर्न बनकर रहती है और शॉर्ट ड्रेसेस में कितनी अच्छी लगती है। और एक तू है, गवारों वाली साड़ी, ऊपर से ये घूंघट। मैं तो कह रही हूँ तू भी इसकी तरह शॉर्ट ड्रेस पहनना शुरू कर दे। अपनी सास और मोनिका की बातें सुनकर गीता को बहुत बुरा लगता है और वो अपने संस्कारों और रीति रिवाजों के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। रक्षाबंधन के दिन गीता अपने भाई अनुज के आने की तैयारी में उसका मनपसंद पकवान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका को ये भी नहीं पता होता है कि आज रक्षाबंधन है। थोड़ी ही देर में मोनिका और गीता के भाई रक्षाबंधन के लिए अपनी बहनों के ससुराल आ जाते हैं। अरे रणवीर बेटा, तुम यहाँ, वो भी इतने सारे तोहफों के साथ।
रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं आपके और अपनी बहन के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। अनुज, तुम क्या रक्षाबंधन पर खाली हाथ लेकर आए हो? आप तो जानती हैं ना कि मैं इनके जैसे अमीर परिवार से नहीं हूँ। जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ। रक्षाबंधन के लिए मैं अपनी बहन के लिए साड़ी लेकर आया हूँ। रक्षाबंधन पर भला अपनी बहन को साड़ी कौन देता है? तोहफे तो रणवीर जैसे लाने चाहिए। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी मोनिका बहू को बुला कर लाती हूँ। शोभा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। एक तरफ जहाँ गीता के हाथों में आरती की थाली होती है जिसमें मिठाई और अपने भाई के लिए गीता ने राखी रखी होती है, वहीं दूसरी तरफ मोनिका खाली हाथ आ जाती है। भैया ये देखिए, ये राखी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। ये राखी तो सचमुच बहुत सुंदर है। देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, ये तुम पर बहुत खिलेगी। ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। गीता को अनुज को राखी बांधते हुए देख रणवीर भी मोनिका से राखी बंधवाने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका इस बार भी राखी बांधने के लिए मना कर देती है। भैया मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे रक्षाबंधन जैसी बकवास चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मोनिका की बातें सुनकर रणवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये सब देखकर गीता को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मोनिका ये तुम क्या कह रही हो? रक्षाबंधन तो किसी भी भाई बहन के लिए सबसे पवित्र त्योहार होता है। ये सिर्फ एक धागा ही नहीं, एक वचन होता है जिसमें भाई अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन की रक्षा करने का वचन करता है। तुम भले ही मॉडर्न हो, लेकिन इतनी भी मॉडर्न मत बनो कि अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को ही भूल जाओ। तुम्हारी बातों से तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू आ गए हैं। गीता की बातें सुनकर मोनिका की आंखें खुल जाती है और वो अपने भाई को देखकर मोनिका की आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद मोनिका भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाई के गले लग जाती है। ये सब देखकर शोभा की भी आंखें खुल जाती है और उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है। जिसके बाद शोभा भी अब सुधर जाती है। मोनिका भी शॉर्ट ड्रेस छोड़कर गीता की तरह ही साड़ी पहनना शुरू कर देती है और हर साल अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांधती है।